हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू FP4I क्लासेस। आज हम लोग 12th NCERT का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टडी किया था, जिसका लिंक आप बायो में देख सकते हो। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अगर हमें इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि पहले इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम ये देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए हमारा सोशल, बिहेवियरल, इकोनॉमिक और रिप्रोडक्टिव चारों चीज़ें क्या होनी है, हेल्दी होनी चाहिए या सही होनी चाहिए, तभी कोई इंसान क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग in all aspects, that is reproduction, physical, emotional, behavioral and social। ये चारों चीज़ें अगर सही कैरेक्टर में सही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तब उस पर्सन को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। अब ये इसके से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सॉल्यूशंस है, उसको हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, उसके लिए फर्स्ट जो सोल्यूशन ढूंढा था ना, वो हमारी इंडिया ने ही ढूंढा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को उन्होंने उतना ही इक्वल अटेंशन दिया जितना बाकी सारी हेल्थ इश्यूज को दिया। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में सबसे पहला उसका स्टेप था फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने या NGOs ने जो है फैमिली प्लानिंग को क्या किया, सपोर्ट किया या स्टार्ट किया। और कौन से टाइम पर, कौन से ईयर में स्टार्ट किया? इट वाज 1951। ठीक है, विच इज़ फॉर वेरी लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा इनिशिएटिव था, दैट इज चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से रिलेटेड सारी, जैसे STDs हो गए, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर्स हो गई मदर्स की, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर्स है, वो सब चीज़ों को क्या किया इन्होंने, प्यूबर्टी की एज पर जो हेल्थ कंसर्न्स होते हैं उन सब चीज़ों को किसके अंदर इंक्लूड किया इन्होंने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। मतलब अपना जो स्कोप है इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवेयरनेस तो इंक्रीज करी लोगों के बीच में, उसके अलावा इन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उस चीज़ के लिए कुछ एक्चुअल में प्रैक्टिकल इन्होंने स्टेप्स भी लिए कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिकली जो है वो लोगों को अवेलेबल करवाई। पहले उसके बारे में बताया एंड देन उसको अवेलेबल करवाया। ठीक है, अब जो है कुछ टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब कौन से ईयर्स हैं, अगर हम थोड़ा सा डाटास को एनालाइज करें तो 1900 में जो पॉपुलेशन थी दैट वाज अराउंड 2 बिलियन। 2000 होते होते तो वो 6 बिलियन हो गई। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड पॉपुलेशन की। 11 में इट वाज अराउंड 7.2 बिलियन। इसी डाटा को अगर हम इंडियन डाटा से कंपेयर करें तो 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, 2000 में हो गई 1 बिलियन एंड 2011 में हो गई 1.2 बिलियन। मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिकेड्स पास होते जा रहे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है क्या, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज होने का कुछ तो रीज़न होगा, तो जो मेन रीज़न समझा जाता है दैट इज द डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर की डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, वो जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जो इन्फेंट बॉर्न हुआ है उसकी भी डेथ रेट क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। एंड इंक्रीज इन द रिप्रोडक्टिव एज पीपल। ठीक है, हमारे यहाँ 2-3 स्टेजेस है, लाइक अगर हम हमारी लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड करें तो प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम कौन से एज ग्रुप की है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की। ओके, सो वी कैन से लाइक फ्रॉम 13 to 35 ऐसा वाला जो एज ग्रुप है, वो वाले जो लोग हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बेटर वे में 18 से 35 वाले जो एज ग्रुप है ना, उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, सो मेन रीज़न क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और क्या इंक्रीज हो रहा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो लोग हैं उनका जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब 2001 में एक सेंसस था जिसके अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो पॉपुलेशन का रेट है ना बढ़ने का, वो क्या है, 1.7% है। 1.7% का मतलब 17% ऑन 40 पीपल इन 100 एरिया। ओके, तो इतना 1.7% जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रही है। ग्रोथ रेट जो है ना वो अराउंड 1.7% है। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ठीक है,
वरना एक दिन सिर्फ अर्थ पे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे एंड इट्स जस्ट ह्यूमंस, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमें क्वालिटी को भी सुधारना है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को भी, क्वालिटी को भी सुधारना है, तो भी हमें पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे उनमें उन्होंने इंक्लूड किया था कि भाई हमें लोगों को अवेयर करवाना होगा, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ उन्हें उस चीज़ से उनका, हमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉलेज है वो भी उनको देना होगा। तो फर्स्ट जो चीज़ था दैट इज़ या फिर फर्स्ट जो चीज़ है जो कि क्या कर सकती है, हमारी इस पॉपुलेशन को रोकने में हेल्प कर सकती है, दैट इज़ दी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स क्या है, वो ऐसे मैथड्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, ओके। नाउ अब अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर बोल रहे हैं तो हम किसी भी मेथड को एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज जो अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर फुलफिल करता है तो हम उसे एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। वो क्राइटेरियाज क्या है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब हम उसको इजीली यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको यूज करने के लिए हमको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है या हमें किसी हाईली क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हमारे आसपास में अवेलेबल होना चाहिए, हमारी लोकेलिटी में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उस चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को लेने के लिए बहुत कहीं दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है, कुछ चीज़ों की रिवर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद उसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसके साइड इफेक्ट्स क्या होने चाहिए, लीस्ट होने, पहली चीज़ तो होने ही नहीं चाहिए, और अगर है तो भी लीस्ट होने चाहिए कि बॉडी जो है वो क्या कर ले, उसको कॉप अप कर ले, ओके। देन जो सेक्सुअल ड्राइव या डिज़ायर है टू परफॉर्म द सेक्सुअल हैबिटेशन, उन सब को वो क्या करे, इंटरप्ट ना करे, ठीक है। वो सारे, अगर ये सारे क्राइटेरियाज एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फुलफिल करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब देर आर वेरियस मैथड्स, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं एज अ क्राइटेरिया, आई मीन सॉरी, एज अ मैथड्स जो है कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इट्स दी नेचुरल मैथड्स, ठीक है। नेचुरल मैथड्स का प्रिंसिपल क्या है, मतलब वो किस प्रिंसिपल से वर्क करते हैं कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो नेचुरल मैथड्स में ऐसा होता है कि वो प्रॉपर चांस को अवॉइड करेंगे, कब, जब ओवम और स्पर्म का मीटिंग होगा। हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब एक तो क्या हो, हमारा ओवम और स्पर्म जो है वो सेम टाइम पर रिलीज हो, और दूसरा क्या हो, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, है ना। वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो नेचुरल मेथड जो है वो जिस चीज को रोकता है दैट इज दी अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ओके। अब इसके अंदर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सबसे पहला होता है हमारा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल हैबिटेशन है या कोइटस जो है वो कपल जो है वो अवॉइड कर सकता है कितने टाइम तक, 10 to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने पढ़ा था ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होती हैं, ठीक है। तो जो ओव्यूलेशन वाली फेज है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन हमें अवॉइड करवाना है, मतलब ओवम से स्पर्म की मीटिंग नहीं करवानी है। तो व्हेन द फीमेल इज एक्चुअली ओव्यूलेटिंग और गोइंग थ्रू द ओव्यूलेशन फेज, हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि कब ओवम रिलीज होगा, तो वो जब जिस पीरियड, उस पीरियड से के थ्रू जा रही है, तब हम क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल हैबिटेशन को क्या कर सकते हैं, नहीं उसको रोक सकते हैं, ओके। कॉपुलेशन, और ये कौन से टाइम पीरियड हो सकता है, 10 से लेकर के 17th डे तक जो है ये हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर उस पीरियड को कैसा कंसिडर किया जाता है, फर्टाइल पीरियड कंसिडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम वो ओवम रिलीज करेगी और ओवम जो है वो क्या कर सकता है, एग को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। देन सेकेंड जो मैथड है दैट इज वेरी मैथड इज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, की although the couple is involved in sexual habitation but जो मेल पार्टनर है that will रिमूव हिज पीनस फ्रॉम द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। वो फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जो है अपना मेल ऑर्गन या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है दैट इज पीनस, उसको क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, ओके, जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, बिकॉज इजैक्यूलेशन में क्या रिलीज होगा, सेमन, एंड दैट सेमन हैज दी स्पर्म्स, ठीक है। तो वो रिलीज होने से पहले क्या हो जाएगा, अगर वो रिमूव हो जाता है तो स्पर्म्स जो है बॉडी में डिलीवर नहीं होंगे, एंड डिलीवर नहीं होंगे तो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। थर्ड मेथड है हमारा लैक्टेशनल एमनेरिया, ठीक है।
लैक्टेशनल एमरेनिया मतलब ये वो टाइम पीरियड होता है जब एक्चुअल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो फीमेल में अकर नहीं होती, और ये कब होती है? आफ्टर लैक्टेशन, मतलब इंटेंस लैक्टेशन वाला जो पीरियड होता है ना आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, तब कुछ 6 मंथ्स तक ये जो मेथड है वो क्या रहता है? इफेक्टिव रहता है, बिकॉज उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, मतलब ओवम रिलीज नहीं हो रहा, तो ओवम अगर रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म से फर्टिलाइज भी नहीं हो पाएगा। सो देयर आर 3 मेथड्स। अब इसमें जो 3 मेथड्स है ना कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। देयर आर चांसेस कि अगर पीरियोडिक साइकिल जो है वो अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ओव्यूलेशन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, व्हेनेवर देयर इज अ सेक्सुअल हैबिटेशन, ठीक है। और दूसरा जो हमारा क्वाइटस वाला था, इट इज ऑन सेल्फ कंट्रोल थिंग, ठीक है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देन थर्ड है लैक्टेशनल एमनेरिया, तो लैक्टेशनल एमनेरिया जो है वो भी क्या है? 100% इफेक्टिव नहीं है। बट इसका एक फ़ायदा है, वो एक फ़ायदा ये है कि इनके पास कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट, बिकॉज हम एक्सटर्नली ना कोई चीज़ ले रहे हैं ना कोई हम चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग, तो इसका साइड इफेक्ट्स क्या है? निल है, ठीक है। ये तो बात हुई नेचुरल मेथड्स की। अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड में क्या प्रिंसिपल था कि हमें जो मेल और फीमेल एग और ओवम है ना उसका क्या करना है? फ्यूजन नहीं करवाना है, ठीक है। बैरियर मेथड्स में क्या होगा? जो एक्चुअल में ओवम और स्पर्म का जो मीटिंग होगा ना उसको हम क्या करेंगे? रोकेंगे, ठीक है, मतलब उनके बीच में एक फिजिकल मीटिंग जो है वो इंटरप्ट की जाएगी, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर बैरियर मेथड है विच इज दी कॉन्डम्स। ये दोनों के लिए अवेलेबल होता है, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल होता है। किसका बना होता है? ये थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट का बना होता है, इट्स दी लेटेक्स। किसका बना होता है? ये लेटेक्स का बना होता है, जो कि क्या करता है? फीमेल के अंदर वेजाइना को कवर करता है और मेल के अंदर इट कवर्स द पीनस। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो जो सीमन रिलीज होगा आफ्टर इजैक्यूलेशन वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ओवम और जो स्पर्म है वो एक दूसरे से मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका जो यूज है, बिकॉज इट इज वेरी मतलब इजी टू एक्सेस है, नो साइड इफेक्ट्स आर अवेलेबल एंड इट इज़ 90% 99% इट इज़ इफेक्टिव, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड जो है दैट इज़ दी बैरियर मेथड, और उसमें दिस इज़ दी कॉन्डम, ठीक है। जो मेल कॉन्डम का सबसे फेमस ब्रांड है विच इज़ दी निरोध, ओके, एंड इट इज़ लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ओके। देन सेकेंड आता है डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स या फिर वॉल्ट्स। ये जो कॉन्डम्स थे दैट वर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए थे, बट दीज मैथड्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल, ठीक है। ये फीमेल की बॉडी में ही इंसर्ट किया जाता है। ये किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये जो एक्चुअल कनेक्शन है ना स्पर्म का वो रोक देते हैं। कैसे? अब एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। किसकी एंट्री को? स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। कहाँ पर? फीमेल सर्वेक्स में इसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, तो वो एज अ रिजल्ट मीट नहीं कर पाता है। अगर हमें इन दोनों मेथड्स का क्या करना है, हमें एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज वेरियस एक्स्ट्रा मेथड्स जो हम उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। फर्स्ट इज स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स, जो कि क्या करते हैं? इन बैरियर्स के इफेक्ट को और ज़्यादा क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस नेम से ही क्लियर हो रहे हैं कहाँ पर इंसर्ट होंगे? फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट होंगे। ये जो है ये इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, वी कैन नॉट डू ऑन आवर ओन, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडीसीज, जैसे कि आपका लिपिस्लोप, और कुछ सेकंड जो है हमारा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीसीज। ये क्या करते हैं? ये जो आईयूडीज है वो कॉपर आयंस रिलीज करते हैं, और कॉपर आयन का काम होता है स्पर्म की मोर्टेलिटी को क्या करना? डिक्रीज करना। और हमने पढ़ा था ना कि जो कैपेसिटेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको भी ये क्या करता है? स्टॉप करता है या फिर रिड्यूस करता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इट इज CU7, CUT एंड मल्टीलोड 375, ओके क्लियर। थर्ड अगर हम आईयूडी की बात करें तो थर्ड है हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है। ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं? कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन रिलीज से ये क्या करते हैं? जो हमारा यूट्रस है ना उसको अनसुटेबल बना देते हैं। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। कि हमको पता है इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम से होगा, तो एंडोमेट्रियम की लेयर को वो क्या कर देंगे? अनफेवरेबल बना देंगे या अनसुटेबल बना देंगे उस पूरे एनवायरनमेंट को, ताकि वो इम्प्लांट जो है वो ना हो पाए, ठीक है।
तो इसका अगर हम देखें तो और ऑल्सो ये क्या करते हैं, सर्वेक्स को हॉस्टाइल नहीं रहने देते स्पर्म्स के लिए, ठीक है, वो एंट्री नहीं होने देते। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रोजेस्टार्ड एंड LNG-20, ठीक है। अगर मेन प्रिंसिपल अगर हम देखें ना, तो IUD का मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि ये इंक्रीज कर देते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, की स्पर्म का डायरेक्ट डेथ, ठीक है, वो क्या कर देता है, इंक्रीज, IUCD इंक्रीज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट IUDC जो है वो फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है, बिकॉज फर्स्ट थिंग तो साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर दोज फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और हैव गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन, ठीक है, कि एक बेबी हुआ है और दे वांट द नेक्स्ट बेबी आफ्टर 3 or 4 years, देन दे कैन गो फॉर IUDs। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो पिल्स, ठीक है। पिल्स कैसा मेथड है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ठीक है। अब इसमें जनरली हम क्या देते हैं, जो पिल्स होती हैं वो कॉम्बिनेशंस होती हैं किसका, हार्मोन्स का। कौन से हार्मोन्स, या तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो, या फिर इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों, ठीक है। सबसे जो प्रोजेस्टेरॉन का जो एग्जाम्पल है दैट इज सहेली, ओके। और अगर कंबाइंड पिल का एग्जाम्पल हम देखें तो इट इज माला डी एंड माला एन, ओके। ये जो पिल्स हैं ये डेली भी ली जा सकती है और वीकली भी हो सकती है, एक वीक में एक बार ले ली तो नेक्स्ट वीक में लेनी, या फिर मंथली 21 डेज तक लेना, और ऐसा सब रिपीट करना होता है, ठीक है। सहेली जो है वो साइंटिस्ट ने कहाँ पर डेवलप की, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ, तो मतलब इट इज इंडियन प्रोडक्शन, ओके। ये कैसा है, नॉन स्टेरॉइडल है और एक वीकली पिल है, मतलब एक वीक लिया देन नेक्स्ट वीक, ओके। इनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू अदर पिल्स, ओके। देन माला डी एंड माला एन, ये जो है ये डेली पिल्स हैं जो कि स्टार्ट होती है फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से, देन उसके बाद इसको 21 days तक कंटिन्यू लिया जाता है, फिर 7 दिन की गैप दी जाती है जिस टाइम पर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एंड देन फिर इसको क्या किया जाता है, फिर से रिपीट किया जाता है टू बी वेरी इफेक्टिव। क्लियर। पिल्स के बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इनका प्रिंसिपल क्या है, कि हमने सारे का नेचुरल का देख लिया कि वो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन को रोकता है, बैरियर्स का देख लिया कि वो उनकी मीटिंग को रोकता है, तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ पिल्स की बात करें तो ये क्या इनहिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और अब ये ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन को कैसे इनहिबिट करेगा, कि पहले तो ये क्या करेगा, जो सर्वाइकल म्यूकस है ना उसको क्या कर देगा, उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, ताकि जो स्पर्म्स है उनकी एंट्री या तो पहले हो ही ना, और अगर हो तो उसको कैसे भी करके वो स्लो डाउन कर दे, ताकि फेलोपियन ट्यूब तक जल्दी ना पहुंचे और ओवम से फ्यूज ना कर पाए, ठीक है। अब देर आर सम एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो क्या है इमीडिएटली जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि स्पेशली इन केस ऑफ रेप, ओके। रेप के केस में इमीडिएटली अगर देना है दैट इज लाइक 72 hours ऑफ कोइटस अगर हमें यूज करना है, तो ये भी सेम हो सकता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है, या फिर इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल अनवांटेड 72 या पिल 72, ठीक है। केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि क्रीम, जेली और फॉर्म, ये सब क्या करेंगे, कोई भी मेथड हो अगर उनमें एडिशनली हमने ये चीज़ें अगर ऐड कर दी तो वो स्पर्मिसाइडल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा, मतलब स्पर्म को क्या कर देगा, डाई कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा एंड इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो थे नॉर्मल मेथड्स। नेक्स्ट मेथड आता है सर्जिकल, जो कि कहाँ होता है, स्किन के अंदर होता है, और ये भी प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मिक्सचर हो सकता है। मोड ऑफ एक्शन जो है वो मोर और लेस किसके जैसा होता है, सिमिलर टू पिल्स होता है, ठीक है। और ये जो इफेक्टिवनेस होती है ना इनकी, ये लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका नॉरप्लांट, ओके। देन आते हैं इंजेक्शंस, कुछ जो, अब भाई पिल्स तो हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, कुछ इंजेक्शन जो है वो इंट्रावेनसली हमारी वेन्स में, आर्टरीज में, ऐसा सच क्या है स्किन के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, ताकि वो भी क्या हो, हार्मोन के ही हो, हार्मोनल्स ही होते हैं, और वो क्या करते हैं, या तो यूट्रस को हॉस्टाइल नहीं रहने देंगे, या फिर सर्वेक्स को हॉस्टाइल नहीं रहने देंगे, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो और इम्प्लांटेशन ना हो पाए। एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इट इज आर DMP, दैट इज डिपोट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है। ये एक इंजेक्शन है जो कि क्या करता है, फीमेल बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उन सबको क्या बनाएगा, अनहॉस्पिटेबल बनाएगा फॉर दी स्पर्म, ओके। देन लास्ट हमारा जो मेथड है दैट इज सर्जिकल मेथड, वो कैसा है ना,
इट इज़ काइंड ऑफ परमानेंट मेथड कि ये अगर हो गया तो उसके बाद हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मेल और फीमेल के केस में इसका टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है और जो ऑर्गन्स कट किया जाता है दैट इज डिफरेंट। वासेक्टोमी बोलते हैं हम इन केस ऑफ मेल एंड ट्यूबेक्टोमी इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। वासेक्टोमी में क्या होगा, जो वास डिफरेंस है ना, उसका एक जो पार्ट है उसको कट किया जाएगा और एब्डोमेन में उसको अटैच कर दिया जाएगा। इन सेम चीज जो है जो ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जो है वो कट किया जाएगा एंड उसको क्या कर दिया जाएगा, टाई कर दिया जाएगा। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं वो अगर बाहर डिलीवर होंगे तो किसके थ्रू होंगे, वास डिफरेंस के थ्रू। अब अगर हमने उनका पाथवे ही काट दिया है तो वो बाहर डिलीवर ही नहीं हो पाएंगे। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब से ही तो ओवम यूट्रस में आता है, तो अगर ओवम फेलोपियन ट्यूब में जगह ही नहीं बचेगी, हम उसको बीच में से कट कर देंगे, देन देयर विल बी नो मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। हाईली इफेक्टिव होता है और ये रिवर्सिबिलिटी जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा पुअर है। क्यों पुअर है, बिकॉज इसके लिए आपको द फीमेल और मेल हैव टू गो थ्रू अ ऑपरेशन, ठीक है, जो कि जनरली एडवाइस नहीं किया जाता है। नाउ ये तो थी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात। अब नेक्स्ट आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो फीटस इम्प्लांटेशन हो रहा है या जो फीटस डेवलप हो रहा है, या तो वो खुद हेल्दी नहीं है, या फिर वो मदर की बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, या फिर मदर उसको कंसीव नहीं कर सकती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसकी इम्यूनिटी नहीं हो या कोई भी रीजन हो सकता है। उस केसेस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं दे एडवाइज टू रिमूव द फीटस, ठीक है। तो अगर वो लीगली, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं देन तो हम उस मेथड को कर सकते हैं, वरना से हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड दिस मेथड इज नॉन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है, या तो फीटस हेल्दी नहीं हो, या फिर जो मदर है वो उसको लेने के लिए हेल्दी ना हो, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन नॉट द राइट एज, ठीक है। उस केसेस में भी क्या हो सकता है, एमटीपीज परफॉर्म हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, किसी भी ट्राइमेस्टर में कर दो आप सेफ होगी, नहीं। इट इज ओनली एंड ओनली सेफ टिल दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, अगर उसके बाद किया जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बहुत ऑब्वियसली बात है, फीटस का तो खैर हमें कंसर्न होगा नहीं, कंसर्न किसका होता है, मदर का कंसर्न होता है, ओके। अब ये कब हो सकती है एमटीपीज, अगर इफ इट इज ड्यू टू अ रेप, देयर इज अ प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप तो हो सकती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स है बिकॉज बिटवीन कपल्स, या फिर ऐसा है कि जस्ट एक प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ एंड देन अगेन देयर इज अनदर प्रेगनेंसी और वो जो फीमेल है उसकी बॉडी जो है वो रेडी नहीं है फॉर अनदर चाइल्ड, देन इन दैट केस एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड, ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ये एमटीपीज है ना, ये गलत तरीके से यूज़ हो सकती है। जो सोनोग्राफी वगैरह होती है वो गलत तरीके से, कैसे कि जो फीटस होता है उस फीटस के बाहर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम एमनियन, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, जनरली इसका यूज किया जाता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि वेदर द डेवलपिंग फीटस इज मेल और फीमेल। मतलब इसके अंदर से सेल निकालेंगे, सेल से क्रोमोसोम्स निकालेंगे, मतलब पहले डीएनए निकालेंगे, डीएनए से क्रोमोसोम्स निकालेंगे और फिर उनकी कैरियोटाइपिंग करेंगे। कैरियोटाइपिंग मतलब पूरा जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम का जो पूरा मैप बनाना होता है ना, कि कौन सा नंबर है, कितने नंबर पे है, क्या है, एक्स है, वाई है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग। तो अगर क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग की जाए तो हमें पता लग सकता है वेदर इट इज एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है। तो अब कहीं सारे बैकवर्ड एरियाज में या जो लोग एजुकेटेड नहीं है तो वो इसका क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, कि अगर उन्हें पता है इफ इट इज अ मेल चाइल्ड तो वो उसे रहने देंगे, बट अगर फीमेल चाइल्ड होगा देन इट विल रिजल्ट इन फीमेल फेटिसाइड। तो इस वजह से भी मेडिकल टर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है, इट इज बैंड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये वो डिजीज है जो या तो हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक्सचेंज हो जाए, कोई भी बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज से हो सकती है, जैसे कि सलाइवा से हो सकते, या फिर कभी कभी होता है कि मदर से फीटस में ट्रांसफर हो जाए, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है वो हो सकता है मिक्स हो सकता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, है ना, या फिर ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, तब भी वो मिक्स हो सकता है।
तो उस केस में क्या होगा, जो मदर को एसटीडी है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, फीटस को ट्रांसफर हो जाएगी। देयर आर फ्यू डिजीजेस जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जैसे कि फर्स्ट है आपकी गोनोरिया। गोनोरिया को कॉज कौन करता है, आपका गोनोरिया बैक्टीरिया। सिफिलिस कॉज करता है ट्रिप्नोमा पैलेडियम बैक्टीरिया। जेनिटल हर्पिस है, दैट इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। वॉट है तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हेपेटाइटिस बी है, वो हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करता है। एड्स इज योर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको कौन करता है, ह्यूमन इम्यूनो HIV वायरस, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नाउ देन ट्राइकोडाइसिस, ये कौन करता है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है, एंड क्लेमाइडियस इज योर क्लेमाइडिया स्पीशीज, ठीक है। ये सारी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब कभी कभी क्या होता है कि इन एसटीडीज की वजह से जो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसमें अंदर भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। in that case we call that STD as reproductive tract inflammation। हम उसे क्या बोलेंगे, reproductive tract inflammation बोलेंगे, ठीक है। कुछ डिजीज है जैसे कि HIV और हेपेटाइटिस बी है ना, वो तो किसी भी स्टेज में हमें पता चले हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, बट अदर देन दैट अगर कोई डिजीज ऐसी है जिसे हम अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं कुछ हद तक, या फिर हो सकता है हम उसको कंप्लीटली पूरा क्या कर ले, ट्रीट कर ले, ठीक है। देन इनके अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बिकॉज यूजुअली तो ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, बट अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो उन सिम्टम्स में क्या हो सकता है, इचिंग हो सकती है जेनिटल रीजन में, मेल फीमेल दोनों में। फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है जो कि स्मेली हो सकता है, ठीक है, फंगल हो सकता है या फिर बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगी, कौन से रीजन में, एब्डोमेन रीजन में। कहाँ पर होगा, एब्डोमेन रीजन में। क्लियर। नेक्स्ट, फिर अगर बात करें हम कॉम्प्लिकेशन की, यूजुअली ऐसा होता है कि किसी की डेथ एसटीडी की वजह से नहीं होती, मल्टीपल, मतलब एसटीडी में क्या हो जाएगा यूजुअली, जैसे अगर अपन मेन बात करें एड्स की बात करें तो एड्स से किसी की डेथ नहीं होगी, HIV से डेथ नहीं होगी, उसकी क्या है, इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि उसको और मल्टीपल डिजीजेज हो जाती है, तो उनमें से किसी एक की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या हो सकता है, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है इफ देयर इज अ मदर, तो उसकी केस में हो सकता है कि जो वो कंसीव ना कर पाए, ठीक है। अगर इन केस कंसीव कर भी लिया है तो हो सकता है जो बॉर्न हुआ हो फीटस वो कैसा हो, डेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिलबर्थ, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती है, हमें पता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पर हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, ठीक है। कैंसर और इनफर्टिलिटी, ये सब भी इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स ना करें, कॉन्डम्स हम यूज करें ड्यूरिंग कॉइटस, ठीक है। या फिर अगर हमें डाउट है कि देर इज समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग विथ योर बॉडी, तो हम इमीडिएटली किससे कॉन्टैक्ट करें, हम डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। अब ये सब तो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए कि भाई ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो किससे हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो मेथड्स हो गया कि हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें। अब देयर आर फ्यू थिंग्स या कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिस केस में द कपल वांट्स टू हैव अ बेबी बट दे कैन नॉट, ठीक है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे, कुछ भी हो सकता है, मेल कैन बी द रीजन, फीमेल कैन बी द रीजन, ठीक है। मेल के केस में हो सकता है कि उसकी स्पर्म का काउंट लो हो या उसकी स्पर्म की जो वाइबिलिटी है वो लो हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम तक वो वायबल नहीं हो पा रहा है, या उसका जो पेनिट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। फीमेल के केस में हो सकता है उसका इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस सही नहीं हो, या फिर जो ओवम है वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो दैट कंडीशन इज नॉन एज इनफर्टिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। तो जो कपल है वो, अगर ऐसा कोई कपल है जो 3 साल तक दे आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी बट दे कैन नॉट, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में ऐसे किसी कपल को इनफर्टाइल डिक्लेयर कर देंगे, देयर इज अ टाइम पीरियड, ओके। तो अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, फिजिकल रीजन हो सकता है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन वगैरह हो गया है उसकी वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, आज की तारीख में इतना स्ट्रेस और ये सब होता है, तो वो सब चीज़ें भी हमारी स्पर्म की क्वालिटी या ओवम की रिलीज को या हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको डिस्टर्ब करता है, तो अल्टीमेटली इसका फर्टिलिटी पे इफेक्ट तो हमको देखने को ही मिल सकता है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या किया जाता है, देयर आर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम आएगी हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो
तो सबसे पहला सोल्यूशन आई मीन जो इनफर्टिलिटी का सोल्यूशन है दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कुछ स्पेशल टेक्निक से हम लोग जो फीटस है वो मतलब अगर मान लो ओवम और स्पर्म फ्यूज नहीं हो पा रहे तो फ्यूज करवा लेंगे, अगर स्पर्म का काउंट लो है तो हम किसी और डोनर से स्पर्म ले लेंगे। ठीक है, या फिर अगर मान लो फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशन सही नहीं है तो हम उसको बाहर फर्टिलाइज करवा लेंगे, या फिर इम्प्लांटेशन के लिए सही नहीं है तो हम किसी और में इम्प्लांट करवा देंगे। ठीक है, तो देर आर मैनी मेथड्स। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा IVF विच इज़ वेरी प्रिवेलिंग नाउ डेज, कि हम क्या करेंगे इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करवाना है वो एक्चुअली में तो होता कहाँ है, फीमेल की बॉडी में, बट हम ये क्या करेंगे बाहर करेंगे, मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस केस में अगर हम एम्ब्रियो का हम 8 ब्लास्टोमियर्स तक अगर हम ट्रांसफर करवाते हैं, ब्लास्टोमियर्स करवा रहे हैं तो वो यूट्रस में करवाएंगे, तो उस केस में हम इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलेंगे। और अगर हम मान लो हमारे जाइगोट को ट्रांसफर करवाते हैं तो हमें पता है जाइगोट कहाँ पर रहेगा, जाइगोट तो फेलोपियन ट्यूब में रहेगा, तो उस केस में इट विल बी नॉन एज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, कि भाई स्पर्म और ओवम का फ्यूज करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, उसके बाद अगर मान लो वो ब्लास्टोमियर की स्टेज में है, जाइगोट की स्टेज में है, तो हम उसको कहाँ भेज देंगे, हमारे फेलोपियन ट्यूब में, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, जिफ्ट बोलेंगे। और अगर मान लो वो जो ट्रांसफर है वो कहाँ हो रहा है, 8 ब्लास्टोमियर्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो यूट्रस में हो रहा है, तब उसे हम बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलेंगे। ठीक है, इसको मोस्ट कॉमनली हम क्या बोलते हैं, एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी। इस टेक्निक में क्या होता है, किसी ओवम, कोई भी वाइफ है या डोनर है उसका ओवम लिया जाएगा और हेल्दी हस्बैंड या डोनर से स्पर्म लिया जाएगा, उसको बाहर के एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज किया जाएगा एंड देन उसको जो है वो इंसर्ट किया जाएगा। इस केस में क्या होता है, ये उन फीमेल्स के साथ किया जाता है जो इम्प्लांटेशन के लिए तो इन्वायरमेंट दे सकती है बट फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकती। ठीक है, तो IVF इज हेल्पफुल टू दोज फीमेल who can provide a hostile environment for fetus development implantation but cannot give the conditions for fertilization. okay, देन आता है हमारा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो फ्यूजन होगा ना गैमेट के, वो इनसाइड द बॉडी होगा। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, ये उन फीमेल्स में होता है जो कि फर्टिलाइज तो कर सकते हैं बट कंसीव नहीं कर सकते। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा उनका बट कंसीव नहीं हो पाएगा, मतलब इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें भी 3 तरीके होता है। फर्स्ट होता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर का मतलब है पहला तो कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब में, दूसरा किसका ट्रांसफर होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा। ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर या फिर ट्रांसफर टू अ फीमेल हु कुडंट प्रोड्यूस एग बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। कि ऐसी फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है उसको दूसरी फीमेल से ओवम लिया जाएगा, डोनर से ओवम लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है बट जो इम्प्लांटेशन के लिए जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कर पा रही है। ठीक है, तो हम किसी भी हेल्दी डोनर से ओवम कलेक्ट करेंगे एंड देन उसको इम्प्लांट कर देंगे, फर्टिलाइज करवा देंगे एंड फिर उसको इम्प्लांट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, फिर अगर हम बात करें तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये कहाँ होता है, लेबोरेटरी कंडीशंस में होता है। इसके अंदर क्या है, स्पर्म को डायरेक्ट जो है वो किसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, ओवम के अंदर, ताकि वो क्या कर ले, डायरेक्ट उसके साथ फ्यूजन कर ले। ठीक है, लास्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल, देखिए हमें पता है इंसेमिनेशन इज द डिलीवरी ऑफ स्पर्म्स और सेमन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब हमने यहाँ पर वर्ड क्या जोड़ दिया है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है मतलब इट इज परफॉर्म बाय ह्यूमन, कि हम आर्टिफिशियली जो सीमन है फ्रॉम डोनर या हस्बैंड जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। सीमन कनेक्टेड फ्रॉम आइदर हस्बैंड और डोनर फ्रॉम अ हेल्दी डोनर इंट्रोड्यूस इनटू वजाइना और यूट्रस। अगर यूट्रस में किया जाता है तो इट इज नॉन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये उस मेल के लिए, ये मेल के केस में यूज किया जाता है कि या तो मेल जिनके अंदर जो इंसेमिनेट करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि उनके अंदर स्पर्म का काउंट क्या है, लो है। ठीक है, अब ये सारे तो केसेस हो गए कि अगर द कपल वांट्स टू हैव ओनली देयर ओन बेबी, अपना ही ब्लड चाहिए और ऐसा सब। लेकिन हमें एक सोशल साइड पर ये चीज़ सोचनी चाहिए कि देयर आर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि क्या है
आई मीन दे आर ऑर्फन, ठीक है, दे डोंट हैव पेरेंट्स, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अडॉप्ट देम, हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी एंड दे विल ऑल्सो गेट पेरेंट्स, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है दे प्रोवाइड या फिर लीगली परमिट करते हैं अडॉप्शन के लिए, ओके, सो वी कैन गो फॉर दैट, ओके। विद दिस हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।